हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस। और राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को मैं मॉडल्स पढ़ाने जा रहा हूं। मॉडल्स के सारे रूल्स वन शॉट वीडियोस होंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का मॉडल्स अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सेल और व्हील। पहली बात ये जान लीजिए, आप लोगों को पता होगा कि मॉडल्स कितने होते हैं। मॉडल्स 13 होते हैं। उसे उसमें कहा जाए तो 10 होते हैं, 3 सेमी मॉडल्स होता है, लेकिन नॉर्मली सब कहा जाता है 13 ही मॉडल्स होते हैं। और कौन कौन होते हैं आप लोग को पता होगा। सेल, व्हील, व्हील, शुड, वुड, कैन, कुड, may, might, must। देखिए 2, 4, 6 और 3, 9। एक आपको अब देखिए और 4 इसमें होगा। आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये टोटल 13 है, जिसमें से आपको यूज टू, नीड और डेयर ये तीनों मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज सेल व्हील पढ़ते हैं। सेल व्हील से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों को पहला रूल दिख रहा होगा, क्या है कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल तथा सेकेंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ व्हील का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आप लोगों को बता दूं मैं, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और यू होता है सेकंड पर्सन। उसके बाद ही, सी, इट और दे कह लीजिए, दे, और कोई नाउन, कोई भी नाउन, ये सब के साथ ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। आपको एक और बात याद रखना है। नॉर्मली सा एक बात सिंपल सा है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी बच गया, चाहे वो कोई प्रोनाउन हो, नाउन हो, सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमको रूल में पहले पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई सेल गो, मैं जाऊंगा, आई के साथ सेल लगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। वी सेल कम, हम लोग आएंगे। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसके साथ भी सेल लगा। उसी प्रकार यू के साथ हम लोग विल लगाएंगे। यू विल बाय अ कार, आप एक कार खरीदेंगे। फिर ही के साथ भी विल लगेगा। ही विल बाउट, सॉरी नॉट बाउट, क्योंकि हम जानते हैं मॉडल्स के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब 1 का लगेगा। ही विल कैच द ट्रेन। इसको याद रखिएगा और साथ ही साथ इस एक स्ट्रक्चर में लिखने जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब भी मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और रूल है, जब सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स आए, उसके साथ यदि हैव आ गया तो हमेशा वर्ब का 3 फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा रूप लेता है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों का यहाँ क्लियर हो गया होगा। आई के साथ सेल और वी के साथ भी सेल लगता है, और यू और ही, सी, इट, दे कोई भी नाउन लेंगे तो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वो कंडीशन है जब बात आए डिटर्मिनेशन का, दृढ़ संकल्प का, जब आए प्रॉमिस का, वादा का, जब आए एडवाइस का, सलाह का, जब आए थ्रेट का, जब किसी को हम धमकी देते हैं, जब आए वार्निंग का बोध होगा, तब उस स्थिति में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है तथा सेकेंड एवं थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अभी जस्ट मैंने बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, और यू और सेकेंड और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल। लेकिन इस कंडीशन में आपको उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे आई और वी के साथ हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, विल का प्रयोग होगा, और यू, ही, सी, इट, दे के साथ हो जाएगा सेल का प्रयोग। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा।
अब यहाँ देखिए आई के साथ क्या आया, यहाँ क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, थ्रेट करे, एक तरह से धमकी भी कह सकते हैं और चेतावनी भी कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आप जब वादा करते हैं, आई विल ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल बी ऑलवेज विद यू, इस तरह से यदि यूज करते हैं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ क्या किया, वादा किया, आई या फिर वी शैल, सॉरी यहाँ शैल नहीं, यहाँ विल होगा, वी विल नेवर लीव यू, हम लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। इसी तरह यू के साथ यहाँ पे शैल, यू शैल बीट श्याम, जब यहाँ बात आए तुम श्याम को पीटोगे, इसका यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ वादा करा तुम ही श्याम को पीटोगे, इसका ये अर्थ देता है। यानी कि थोड़ा सा क्या करता है, उस पर जोर देता है। जब बात आए जोर देने का, जब इस तरह का सेंटेंस, यदि आप सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, यदि ऐसा रहे तुम श्याम को पीटोगे तब यू विल होगा, लेकिन यदि ऐसा रहे तुम ही श्याम को पीटोगे तो यू शैल होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे बात वादा कर रहा है या डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प है, या फिर कह सकते हो आप थ्रेट और वार्निंग। जब इसका बोध कराए तो हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ लगेगा विल, और यू ही सी इट के साथ और दे के साथ आपको सेल का प्रयोग किया जाएगा। ये दो रूल आप लोगों का सेल और विल का था जो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आउट, टू, शुड और मस्ट। आप लोगों को पता होगा कि इन तीनों का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि मस्ट जो है ये आपको नेसेसिटी के साथ यानी अवश्य का अर्थ देता है, अवश्य चाहिए। ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है मस्ट डालता है, उसके बाद शुड डालता है, फिर आउट शुड डालता है, जबकि तीनों का अर्थ होता है चाहिए ही। यदि आपको ऑप्शंस में ऐसे मिल जाए, कोई क्वेश्चन दिया है उसमें ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, मस्ट, आउट टू और शुड, तो पहला आंसर आपका मस्ट होना चाहिए। चलिए पहले इसके कुछ रूल्स को देखते हैं। कहता है इसका प्रयोग, इसका मतलब इन तीनों का प्रयोग, ड्यूटी, नेसेसिटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, मॉरलिटी मतलब नैतिकता, एडवाइस सलाह, प्रोहिबिशन मतलब निषेध का बोध कराने के लिए, आपको बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, सी आउट टू शुड मस्ट। अब यहाँ पे हम लोग यदि मॉरलिटी का बात करें, हेल्प द पुअर, क्या हो रहा है कि उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ मॉरलिटी आ रहा है ना, या कह सकते हो नैतिकता भी हमारी, मॉरलिटी तो है, साथ ही साथ ड्यूटी भी हमारा। वी आउट टू शुड मस्ट obey our parents। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, वी आउट टू शुड मस्ट obey our parents, हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या ये हमारा ड्यूटी नहीं? जब इन सब चीजों का बोध करे, ड्यूटी का बोध करे, एक आप लोग प्रोहिबिशन भी लिखा देते हैं, यू आउट नॉट टू स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्या ये प्रोहिबिशन नहीं? एक और बात यहाँ कंडीशन आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, जब बात आए आउट टू का और उसमें नेगेटिव सेंटेंस का हम प्रयोग कर रहे हैं तो आउट और टू के बीच में नॉट आएगा, लेकिन मस्ट और शुड के साथ हम जानते हैं इसके बाद नॉट आएगा, इसलिए मैंने एक साथ तीनों को नहीं लिखा। अब इसी को हम लोग मस्ट और शुड का प्रयोग करके लिखे, क्या होगा, यू शुड या मस्ट नॉट स्मोक हियर। क्लियर है? आप लोगों को यहाँ पता चल रहा है, ये प्रोहिबिशन को बता रहा है, निषेध को बता रहा है। चलिए आप लोगों का ये रूल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं। इसी का नेक्स्ट रूल इसी का क्या है, आउट टू शुड, उसके साथ जब हैव और वित्री आता है तो इसका प्रयोग पास्ट को बताने के लिए किया जाता है, यानी भूतकाल को बताने के लिए किया जाता है। आप लोग सुने होंगे इस तरह का सेंटेंस, यहाँ सब्जेक्ट प्लस होगा, यू आउट टू या शुड
have gone there, या फिर सोहन out to या should have helped रोहन। अब यहाँ देखिए एक चीज, इसमें दो बातों को बता रहा है। एक तो पास्ट को तो बता ही रहा है कि यू आउट टू या शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। और यहाँ पे सोहन आउट टू या शुड हैव हेल्प रोहन, सोहन को रोहन की मदद करनी चाहिए थी। अब यहाँ बात क्या हो रहा है इसमें देखिए, इस बात को जानिएगा। इसमें बात ये हो रहा है कि करनी चाहिए थी, इसका मतलब नहीं किया, मतलब इसमें इस चीज को बता रहा है कि कोई काम किया जाना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश नहीं किया गया। इस चीज को बताने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस आउट टू या शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये कहिएगा कि सर यहाँ पे मस्ट नहीं लगाए। मस्ट का जैसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं, मस्ट के साथ जब हैव लगाते हैं तो वो फ्यूचर को बताने लगता है, वो फ्यूचर में संभावना को बताने लगता है। वो उस चीज को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल में। देखिए बट इसलिए लिखे हैं लेकिन सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का जब प्रयोग करते हैं तो ये स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी मतलब कह सकते हो जो कठोर संभावना है या जो अधिक से अधिक जो संभावना को बताएगा वो आपको मस्ट हैव प्लस V3 बताएगा। जैसे कि एक सेंटेंस सुनते हैं, लिख रहे हैं यू मस्ट हैव heard about मोनू सर। सुने होंगे आप लोग ना, मतलब यहाँ पे क्या कहता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोनू सर। आप लोग मोनू सर का नाम सुने होंगे। ये क्या कह रहा है, संभावना को बता रहा है। जैसे एक और हम लिखते हैं सी मस्ट हैव बाउट अ बुक। ये भी संभावना को बता रहा है। सी मस्ट हैव बाउट अ बुक, वह एक किताब खरीदी होगी। लेकिन एक और बात है, यहाँ तो ये मस्ट हैव के साथ तो आप संभावना को बता रही हैं, लेकिन एक और इसलिए इसको स्टार में लिख रहे हैं कि मस्ट बी का भी प्रयोग हम लोग संभावना को बताने के लिए करते हैं। सी मस्ट बी 30, वह 30 की होगी। मान लीजिए उसका किसी का हम संभावना कर रहे हैं, जो उम्र यदि हमको गैस करना है, संभावना करना है, संभावित करना है, तो हम बोल सकते हैं सी मस्ट बी 30, वो 30 की होगी। इसलिए हम लोग मस्ट बी का भी प्रयोग संभावना को बताने के लिए करते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं, हम लोग इसी के नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आउट टू शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। हम लोग इसका प्रयोग भी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। चलिए जैसे कि यू आउट टू विन दिस मैच तुम्हें इस मैच को, यानी जो कोई खेल रहा होगा मैच, उसको जीतना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या है, जीतना और हारने का बात होता है। जब संभावना में हम जानते हैं संभावना क्या होता है, या तो हाँ या ना का आंसर देता है। हाँ या ना में अर्थ बताता है। तो यू आउट टू, यहाँ पे हम आउट टू विन दिस मैच, तुम्हें यह मैच जीतना चाहिए। उसी तरह हम लोग यहाँ पे सी शुड विन द रेस। अब वो कोई रेस दौड़ रही है लड़की, उसे कहता है रेस को, यानी दौड़ को जीतना चाहिए। क्या कर रहा है, और यहाँ संभावना बता रहा है कि जीतना चाहिए। अब ये तो जरूरी नहीं कि जीत ही जाए। यहाँ बात जब संभावना का आए तो हम लोग आउट टू और शुड का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि बात आए कि स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कौन देता है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी शुड, आउट टू और मस्ट में आपको मस्ट हैव ही देगा। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी सबसे ज्यादा संभावना आपको मस्ट ही बताता है, मस्ट हैव के साथ। इसलिए याद रखिएगा यदि ऑप्शंस में आपको मस्ट हैव आ रहा है, आउट टू और शुड आ रहा है, तो आप मस्ट को ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इस बात को याद रखिए, ये लास्ट रूल है आउट टू शुड और मस्ट का। तो इसमें हम लोग शुड का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट नहीं लेफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं लेफ्ट होता है। देखिएगा लेफ्ट आप लोगों को पता है, आप लोगों को जान दीजिएगा, लेफ्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। इसका अर्थ को बताने के लिए हम लोग लेफ्ट का प्रयोग करते हैं, और लेफ्ट के साथ हमेशा
शुड का प्रयोग किया जाता है। ना इसमें आउट टू आएगा, ना ही मस्ट आएगा, ये इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हिंदी भी इसका हम लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो कठिन परिश्रम करो मतलब क्या? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब है ऐसा ना हो कि के लिए, ऐसा ना हो कि के लिए हम लोग क्या लेते हैं? लेस्ट का लेस्ट। अब इसके बाद क्या होगा? अब लेस्ट के बाद होता क्या है उसको याद रखिएगा। इसके बाद होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, इसको याद रखिएगा। लेस्ट यू शुड फेल, असफल का हम लोग जानते हैं फेल होगा। तो क्लियर है कि लेस्ट का प्रयोग हम लोग ऐसा ना हो कि के लिए क्या के लिए करते हैं, और साथ ही साथ लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। एक और रूल है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प को बताने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मस्ट बी ऑनेस्ट, ये संकल्प ले रहे हैं, यानी खुद में संकल्प ले रहे हैं, मुझे ईमानदार होना चाहिए। शी मस्ट गो, शी मस्ट गो, उसे जाना ही चाहिए। क्या हुआ? डिटरमिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है। या फिर आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, यदि हम खुद के लिए बात करेंगे तो यहाँ दृढ़ संकल्प ज्यादा बेटर दिखाएगा कि मुझे जाना ही चाहिए। संकल्प ले रहे हैं कि मुझे जाना ही चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहां पे जब ये बात आए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, तब हम लोग वहां पे शुड आउट टू की जगह मस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए आप लोगों को मैंने बताया शुड, आउट टू और मस्ट, इन तीनों में यदि 3 ऑप्शन आता है, तीनों में पहला ऑप्शन आपका मस्ट होगा, दूसरा शुड होगा, तीसरा आउट टू। यानी तीनों में कोई एक चुनना हो तो पहले मस्ट लेंगे, फिर हम लोग आउट, फिर शुड लेंगे, फिर आउट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे मे और कैन के बारे में। हम लोग अभी तक में 5 पढ़ चुके हैं, ये 2 और है, यानी 7। देखिएगा मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए करते हैं। आप लोग जानते होंगे जब भी क्लास में आते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परमिशन मांगने का बात हो रहा है। तो जब परमिशन मांगते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब परमिशन हम देते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। यही लिखा हुआ कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन गो। ये क्या कर रहा है? हम अनुमति दे रहे हैं। जब अनुमति देने का बात आए तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और बात को याद रखिएगा, जब आए यहाँ तो कैन का प्रयोग तो हो रहा है और मे का भी हो रहा है। अनुमति देने के लिए कैन का हो रहा है, लेने के लिए क्या कहते हैं, मांगने के लिए हम लोग मे का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें आपको एक चीज मैंने बताया, इसमें नहीं है, यही बता रहा हूँ। देखिएगा कि कैन और मे में जब बात आए सिर्फ परमिशन का, कैन और मे में आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा सर बेस्ट क्या होगा। याद रखिएगा हमेशा कैन और मे का जब बात आए परमिशन के लिए, कैन और मे का जब बात आए परमिशन के लिए, तो मे जो है कैन से ज्यादा पोलाइटनेस दिखाता है, इसीलिए आपको आंसर में मे लेना है। यदि ऑप्शन में भरने के लिए आए तो आपको आंसर मे होगा। यानी कि मे क्या करता है? थोड़ा पोलाइटनेस को ला देता है, इसीलिए कैन से ज्यादा बेटर मे होता है परमिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका रूल देखिएगा, पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी, यानी संभावना भी है लेकिन वो निश्चित नहीं। संभावना ऐसा है जिसमें अनिश्चितता है, उसको बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखिएगा, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुमारो। अब देखिए 2 सेंटेंस है कि इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है। क्या ये संभावना, क्या ये निश्चित है कि आज बारिश हो ही जाएगी? वहां पे अनसर्टेनिटी भी है।
संभावना तो है, साथ ही साथ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को भी बता रहा है। फिर ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है, जरूरी है कि वो कल आ जाए, हो सकता है रास्ते में टपक जाए, कुछ भी हो सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी तो बताता है, साथ ही साथ अनसर्टेनिटी को बताता है। लेकिन कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है, सैद्धांतिक संभावना को बताने के लिए क्या होता है। चलिए अब आप लोगों को ये थोड़ा हार्ड वर्ड हो गया होगा, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं इसका एक और मतलब कह सकते हो आप एक्चुअल, जो संभावना एक्चुअल हो, एक्चुअल मतलब कि 100% कह सकते हो सही हो, संभावना सही होगा, 100% सही होगा, वो उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एनीबडी, स्पेलिंग गलती हो गया, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। क्या है, ये संभावना नहीं है, कोई भी गलती कर सकता है। और ये क्या सही है, क्या ये 100% सही नहीं होगा, या संभावना है ना कोई भी गलती कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को यदि आप छुइएगा तो आपको चोट पहुंचा सकती है, तो लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कैन हार्म यू। और यदि आप उसको छूने जाइएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कुछ नहीं करेगी, और ये 100% संभावना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपको चोट पहुंचाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये संभावना है जो थ्योरेटिकल है, जो एक्चुअल है, वास्तविकता में वो होगी ही। क्लियर है। तो कैन और मे में पॉसिबिलिटी को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, आश्चर्य को बताने के लिए, आश्चर्य समझते हैं आप लोग, आश्चर्य मतलब आप लोग कह सकते हो कि अचानक से, मतलब जो वंडर, आश्चर्य को बताने के लिए सरप्राइज, जैसे सरप्राइज कह सकते हो, सरप्राइज ज्यादा बेटर होगा। आश्चर्य को बताने के लिए कैन या मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट ऐसा है, थोड़ा लाइट करके जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट नहीं, टेक्निकल इशू था, इन्वर्टर है भाई, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गया। तो ये देखिए यहाँ मैंने बताया कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यानी एक्चुअल प्रॉब्लम को, एक्चुअल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग जो है कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, आश्चर्य, आश्चर्य को बताने के लिए कैन या मे का प्रयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाउ कैन सी डू दिस, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। आप लोगों को एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से आपको ये उम्मीद ना हो कि वो ऐसा कर सकती है, और वो अचानक वो ऐसा कर दी, तब वहाँ पे आप आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो जाएगा। तब इस तरह का सेंटेंस का यूज कर सकते हैं आप कि हाउ कैन सी डू दिस, वो ऐसा कैसे कर सकती है। जैसे कि हु मे बी माई एनिमी हियर, अब जैसे मान लीजिए हमको ये कोई संभावना ही नहीं है, मेरा स्टूडेंट इसके बीच में हो सकता है मेरा कोई दुश्मन हो, तो हु मे बी एनिमी हियर, यहाँ कौन दुश्मन हो सकता है, कुछ भी, ये संभावना है। और ये क्या कहते हैं, आश्चर्य को बता रहा है। पॉसिबिलिटी तो साथ पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ आश्चर्य हो, कोई भी यहाँ दुश्मन हो सकता है, कौन हो सकता है यहाँ दुश्मन, इसको बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, मे और कैन दोनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, कैन का प्रयोग नेचर को बताने के लिए किया जाता है। नेचर मतलब स्वभाव, जिसका स्वभाव वही होता है। जैसे कि सी कैन टेल अ लाई, सी कैन टेल लाइज, वह झूठ बोल सकती है, ये उसका नेचर होगा। यदि उसका क्योंकि कोई उसको जानता होगा कि वो झूठ बोल सकती है, इसका मतलब उसका वो नेचर है, जो स्वभाव है, तो उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग नेचर को बताने के लिए, स्वभाव को बताने के लिए करते हैं। जैसे यू से अच्छा होगा कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राजू कैन चीट विद यू, राजू आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये उसका नेचर होगा, धोखा करने वाला नेचर होगा, कोई उसको जानता होगा तभी ना बोल रहा है राजू आपके साथ धोखा कर सकता है, इसका मतलब वो नेचर है। तो नेचर को बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 4, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, यानी कि हम लोग कहते हैं पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, और कैपेसिटी, क्षमता, इसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम कैन स्विम, राम तैर सकता है। ये क्या, ये उसका पावर कह लो, एबिलिटी कह लो, और या कैपेसिटी ये भी कह सकते हैं कि ये राम जो है वो तैर सकता है। जैसे कि नेक्स्ट, सी कैन क्या दे दूं एग्जाम्पल, सी कैन कट द ट्री, वह इस पेड़ को काट सकती है, ये उसका एबिलिटी है कि पेड़ को काट सकती है।
तो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, इसको बताने के लिए जैसे आई कैन सॉल्व द सम कह लो या प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का, यहाँ दिस कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है, एबिलिटी है कि मैं इस समस्या, कोई भी समस्या होगा उसका समाधान कर सकता हूँ। तो कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मे का प्रयोग, मे का प्रयोग पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य को बताने के लिए किया जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे उसका मे का प्रयोग करके हम लोग उद्देश्य को बताएंगे। जैसे कि वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट वी मे अलाइव, ये पर्पस है। मतलब जीने का पर्पस क्या है, खाना। हम लोग खाते ही हैं ताकि जीवित रह सके, ये हमारा पर्पस है। राजनंदनी वर्क्स हार्ड so that she may be successful। राजनंदिनी कठिन परिश्रम करती है ताकि वो सफल हो सके। वो सफल होने के लिए वो क्या कर रही है, कठिन परिश्रम। ये क्या है, उसका उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य को बताने के लिए वो क्या कर रही है, कठिन परिश्रम कर रही है। चलिए, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि मे का प्रयोग हम लोग उद्देश्य को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट चलिए, मे का प्रयोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि मे का प्रयोग, यदि आप लोग कभी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा मे का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग किसी को श्राप देते हैं, श्राप का बोध कराता है, किसी का श्राप कह लो, इच्छा यानी विश, जिसको हम लोग कहते हैं कर्स, विश, प्रेयर, और एक और होता है कर्स, हाँ ब्लेस होता है। ब्लेस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको अनुग्रहित करे। और इसमें एक चीज होता है, मे से जो सेंटेंस शुरू होता है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं इसको हम लोग, एक्सक्लामेशन पे खत्म होता है, उसी सेंटेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप लोग गाँव देहात में लड़ाई सुने होंगे, मे ही डाई ऑफ, आजकल बहुत फेमस है कोरोना, भगवान करे या वो कोरोना से मर जाएगा, क्या साफ दे दिया। और गांव देहात का लड़ाई यदि आप लोग सुने होंगे, बिहार के गांव देहात का लड़ाई सुनेंगे तो बहुत क्या बताऊं, कैसा कैसा आप लोगों को पता भी बताऊंगा, शायद समझ में नहीं आएगा जो अलग स्टेट से पढ़े होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लेस किया, यहाँ क्या किया, कर्ज दिया। प्रे भी कर सकते हो आप लोग मे का प्रयोग करके, मे द किंग लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग मतलब राजा अमर रहे। ये क्या किया, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इन सब चीजों को बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के रूप में। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मे और कैन खत्म हो गया, कुड और माइट पढ़ेंगे। कुड और माइट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए पानी है, तब तक आप लोग देख लीजिए, रूल लिखा हुआ है, लिख लीजिए। चलिए, कुड और माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कुड स्लैश माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को बताने के लिए किया जाता है। जब बात आए पोलाइट रिक्वेस्ट का और या परमिशन का, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, उस स्थिति में हम लोग कुड और माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ आगे मैंने लिखा है, लिखा हुआ पहले से भी है, तो पहले इसके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। जैसे कि कुड या माइट, आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बाजार जा सकता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या, किस चीज का यूज करें, कुड और माइट का ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुड या माइट, आई गो टू मार्केट, मार्केट विद यू, क्या मैं आपके साथ बाजार जा सकता हूँ,
यहाँ बता रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम लोग कुड और माइट का प्रयोग करते हैं। एक और बात, एक नोट को देखिएगा, कैन और मे से ज्यादा प्रभाव जो है, पोलाइटनेस जो है, माइट और कुड बताता है। जब बात आए परमिशन का और वहाँ पोलाइटनेस लेना है हमको, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो हम लोगों को याद रखिए कैन और मे का प्रयोग से बेटर होगा कुड और माइट का प्रयोग करें आप। और कुड और माइट में भी कुड सबसे बेटर है। और अगेन एक बात मैंने पहले भी बताया है, कैन से ज्यादा प्रभाव पोलाइटनेस जो है मे लाता है। ये मैंने जब बताया था कैन और मे में परमिशन के बारे में, तो परमिशन देने और लेने के लिए, परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते। तो वही मैंने बताया था कि कैन का प्रयोग, कैन से ज्यादा पोलाइटनेस मे लाता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट रूल पे हम उतरते हैं। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तो माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग माइट का यूज कर रहे हैं। अब एक और बात देखिए, सी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, सी माइट भी 30, सी माइट भी 25 कर लीजिए, वह 25 की हो सकती है। यहाँ की संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। लेकिन एक बात और हमेशा याद रखिएगा, माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है मे बताता है। बात यदि पॉसिबिलिटी का आए और माइट और मे में आपको चूज करना हो, तो माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी मे बताएगा, इसलिए आंसर वहां पे आपको मे हो सकता है। लेकिन यदि माइट और मे दिया हुआ है तब मे होगा, यदि माइट दिया हुआ है और मे नहीं दिया हुआ है या वहाँ कैन दिया हुआ है, तब वहाँ पे आप क्या कहते हैं, माइट लीजिएगा। हाँ, कैन यदि कैन रहे और उसमें एक्चुअल बात करे, एक्चुअल पॉसिबिलिटी का करे, तो आंसर पहला कैन ही होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखिएगा हम लोग, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 इसका कैन और कुड और माइट का। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट एबिलिटी आप लोग समझते होंगे, पास्ट यानी भूतकाल की जो योग्यता होता है उसको बताने के लिए। जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखो, ये एबिलिटी बता रहा है, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था, मैं एग्जाम में पास कर सकता था। इसका ये मतलब नहीं कि वो पास कर गया है, पास कर सकता था, हो सकता है एग्जाम नहीं दिया गया हो या उसके द्वारा एग्जाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आई कुड पास द एग्जामिनेशन, ये पास्ट की एबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पास कर गया है या पास कर चुका है, ऐसा मतलब नहीं। जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई कुड स्विम, या आई कुड स्विम से अच्छा ड्राइव लिखते हैं हम लोग, आई कुड ड्राइव अ कार। जब मैं युवा था तो मैं एक कार चला सकता था। अब यहाँ ये पास्ट को बता रहा है, पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। जब वो युवा था, हो सकता है अभी वो, इसका मतलब वो जब इस बात को बोल रहा है तब उसका एज जो है वो बूढ़ा हो गया होगा, तब ये बात बोल रहा है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अनरियल कंडीशन को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अनरियल कंडीशन का मतलब होता है अवास्तविक स्थिति। इसको हम लोग कहें तो एक शब्द में कह सकते हो कल्पना, इमेजिनेशन। क्या कहता है, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत रुपया होता, यदि मेरे पास ज्यादा रुपया होता, आई कुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसका ये मतलब देखिए क्या कह रहा है, ये कल्पना कर रहा है, मेरे पास अधिक रुपया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यदि नहीं होता तो नहीं करता, ये कल्पना है। तो हम लोग जान लीजिए, अनरियल कंडीशन को बताने के लिए मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, इफ आई हैड टू कार्स I could give you one। मतलब यदि मेरे पास 2 कार होता, 2 कार्स, यदि 2 कार होता तो मैं तुम्हें 1 दे देता, या यदि मेरे पास 2 कार होता तो मैं तुम्हें 1 दे सकता था। अब यहाँ पे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, 1 भी नहीं, बताइए। तो हो सकता है, इसीलिए वो कल्पना कर रहा है, होता तो देता, नहीं है तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, यूज टू और वुड, इसका प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए यूज टू क्या है।
पहले आपको ये, इससे पहले आपको ये जानना चाहिए व्हाट इज दिस। चलिए, यूज टू या वुड। आपको एक बात याद रखना है, ये रूल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, प्रयोग करना, और उपयोग करना भी होता है। प्रयोग करना और उपयोग करना दोनों होता है। आपको एक बात यहाँ दिख रहा होगा, यूज टू। यूज टू एक मॉडल एक्सोरी है, लेकिन यूज जो है ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अंत में देखिए ना लगा हुआ, जिस शब्द में ना लग जाता है आप लोगों को पता है कि वो वर्ब हो जाता है। जब इसका ये मेन वर्ब के रूप में आता है, यानी वर्ब के रूप में आता है, तो इसका रूप भी होगा ना, V1, V2, V3, V4 और V5। यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग और यूजेस। ये मेन वर्ब है, इसीलिए इसका रूप बदल रहा है। लेकिन ये देखिए यूज्ड, ये और ये देखिए एक जैसा मिल रहा है। अब बहुत बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि सर ये दोनों तो एक जैसा मिल रहा है, तो ये मॉडल वर्ब्स कैसे? तो इसी के लिए मैं बता दूं, इसके साथ आया है वर्ब टू, यानी यूज टू लगा हुआ है, और ये यूज जो है अपना रूप बदल रहा है, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदल सकता है, यानी उसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 फॉर्म नहीं हो सकता है, इसलिए वो मॉडल्स है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हो मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं या सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो पहला रूल इसका क्या बनेगा कि यूज टू का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं या फिर यूज टू का प्रयोग हम लोग पास्ट क्या कहते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूज टू जो है, इसका प्रयोग हम मेन वर्ब में यदि करते हैं, आई यूज टू योर फोन, क्या ये सही होगा? कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये यूज टू है, और यूज टू के साथ तो हम लोग कोई वर्ब चाहिए, लेकिन इसको मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं कर सकते। लेकिन आई यूज योर फोन कर सकते हैं ना, आई यूज या यूज योर फोन, मैं आपका फोन उपयोग करता था। तो यहाँ पे देखिए यूज आया ना, ये तो अपना रूप बदल सकता है। यदि हम यहाँ पे इसको प्रेजेंट में ले जाएंगे तो आई यूज योर फोन हो सकता है ना, ये सही होगा, ये सही होगा। मैं आपका फोन उपयोग करता हूँ या मैं उपयोग करता था, तो ये तो अपना रूप बदलेगा, ये मेन वर्ब है। लेकिन यूज टू अभी भी अपना रूप नहीं बदलेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। तो इसका दूसरा रूल हम लोग देखते हैं, पास्ट की आदतों को बताने के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट की आदत, जैसे कि मैं सोमवार को, हर रविवार को मंदिर जाया करता हूँ, या करता, पास्ट में जाएगा तो था, मैं हर रविवार को मंदिर जाया करता था। इस तरह का क्या, ये पास्ट का हैबिट है। मैं चावल खाया करता था, मैं लोगों से मिला करता था, अब नहीं मिलता। इसका मतलब क्या, वो अब नहीं वो चीज करता है, तब ना वो पास्ट की आदत है। यदि अभी भी कर रहे होते तो पास्ट की आदत नहीं होती, तो प्रेजेंट की आदत होती। तो पास्ट की आदत, जैसे आई यूज टू गो टू टेम्पल ऑन एवरी संडे। क्या हुआ कि मैं हर संडे यानी प्रत्येक रविवार को मंदिर जाया करता था। अब इसी यूज टू के जगह पे हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इसी तरह का, आई वुड गो टू टेम्पल ऑन एवरी संडे। दोनों परिस्थिति में दोनों के दोनों सही हैं। तो वुड हम जान रहे, पास्ट की आदत को बताने के लिए वुड और यूज टू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात, आप लोग टेंस तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस V2, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं, इसका प्रयोग भी हम लोग पास्ट की आदत को बताने के लिए ही करते हैं। अब उसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू टेम्पल ऑन एवरी संडे। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे बस थोड़ा सा अर्थ थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन पास्ट की आदत है। क्या, आई वेंट टू टेम्पल ऑन एवरी संडे, मतलब मैं प्रत्येक रविवार को मंदिर जाता था, ये अर्थ दिया। प्रत्येक रविवार को मंदिर जाता था, उसमें था जाया करता था। दोनों स्थिति में दोनों सही है।
लेकिन बात आए जब मॉडल्स का तो उसमें आप लोग यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। आई होप कि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और आप लोग यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मैंने डाला है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस को देखे हैं जिसमें 92% स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। 92% आप लोगों को पता है डाटा मेरे पास रहता है, 92% स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। यदि कर रहे हो तो आज मेरा भी चैनल ग्रो कर रहा होता। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यूज टू का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है अकस्टमेड। अकस्टमेड का मतलब अभ्यस्त होना, लत लग जाना। जैसे कि मुझे चावल खाने का लत लगा हुआ है, किसी किसी को दारू पीने का लत लगा रहता है, किसी किसी को क्या कहते हैं बहुत सारा चीज़ों का, किसी को गाड़ी चलाने का, किसी को राइड करने का क्या कहते हैं लत लगता है। तो सबका अलग अलग लत होता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, आई एम यूज टू ऑफ राइस। मुझे चावल का लत लगा हुआ है, मतलब मुझे चावल खाने का लत है। सी इज यूज टू ऑफ स्टडी। अब किसी को पढ़ने का, कोई लड़की है जिसको पढ़ने का लत लगा हुआ है, जैसे कि शिया इज यूज टू ऑफ ड्रिंकिंग। कोई लड़की है जिसको दारू पीने का लत है, शिया नाम की। तो ये सब क्या है आपको, अब यहाँ देखिए यूज टू, यहाँ कोई वर्ब नहीं, कोई मॉडल्स नहीं है, यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। और जब एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो उसका प्रयोग अर्थ हो जाता है अकस्टमेड, यानी कि अभ्यस्त, यानी लत को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अनरियल कंडीशन को बताने के लिए। ये दो स्ट्रक्चर है जो अनरियल कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि इफ सब्जेक्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ड नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। एक और बात को याद रखिएगा, जब बात आए इमेजिनेशन का, कल्पना का, तो याद रखिए सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यदि इफ के साथ आ रहा है सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब होगा, नॉट वॉज होगा। जैसे कि इफ आई वॉज नहीं, यहाँ पे यही जो बहुत आप लोगों को कॉमन एरर में या कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का दे देता है, वॉज लगा के दे देगा और उसी को बोलेगा कॉमन एरर खोजिए, वही उस वॉज के जगह पे क्या होगा, वर्ड होगा। इफ आई वर अ बर्ड, आई, अब उसके बाद क्या लगाना है, वुड का प्रयोग करना, आई वुड फ्लाई। यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता। उसी तरह इफ आई वर अ किंग, ये प्रेजेंट को बताता है और ये वाला स्ट्रक्चर पास्ट को बताता है। इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव गिवन यू a lot of gold, a lot of gold। यदि या फिर काश मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें सोने से भर देता, मतलब बहुत सोना देता। इसका ये मतलब हुआ यदि राजा होता तो। ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। वही कह रहा है यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो कल्पना करने के लिए हम लोग यह कहते हैं अनरियल कंडीशन को बताने के लिए उड़ का प्रयोग करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर को आप लोग जरूर याद रखिए। कंपटीशन में कैसे, यदि इससे सवाल पूछता है तो कंपटीशन में सबसे ज्यादा इसी से सवाल पूछा जाता है। यदि बात करें कंडीशनल सेंटेंस का तो सबसे ज्यादा अभी जो मैंने आप लोगों का स्ट्रक्चर पढ़ाया उसी से सवाल आता है कंडीशनल सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करने के लिए किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। और ये जान लीजिए, और यदि बात आए पोलाइटनेस का ना तो सबसे बेस्ट होता है वुड, सबसे बेस्ट। लेकिन यही है, ये फ्यूचर में चला जाता है और सब जो अभी मैंने आप लोगों को वुड बताया, माइट बताया, वो प्रेजेंट में आता है, बस और कुछ बात नहीं। जैसे वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी। क्या आप मेरे साथ मूवी देखना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ चेस खेलना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं खाना पसंद करेंगे, डिनर करना पसंद करेंगे? ये सब का प्रयोग करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू प्ले चेस विद मी?
तो ये यहाँ देखिए क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र निवेदन कर रहा है। नम्र निवेदन को बताने के लिए वुड का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। बस थोड़ा सा ये फ्यूचर में चला जाता है और कुछ नहीं किया है। इसमें गा के गी वाला सेंटेंस आ जाता है और कोई बात नहीं है। बाद बाकी सब में और आप लोगों को कैन और माइट पढ़ाएं जिसमें होता है सकता है, सकती है। जैसे कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लेकिन वो भी पोलाइटनेस से बता रहा है। लेकिन वुड जो है थोड़ा फ्यूचर में जाता है, बस यही दोनों में अंतर। नेक्स्ट चलिएगा, वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी तथा प्रिजम्पशन। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, प्रिजम्पशन मतलब पूर्व अनुमान को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि संभावना, आशीष वाइफ would be in the train now। मतलब क्या हुआ, आशीष की पत्नी इस समय ट्रेन में होगी। क्या किए हम, संभावना की कि आशीष की वाइफ जो है ट्रेन में होगी। तो जो जितने भी आशीष देख रहे होंगे जाके ट्रेन में पकड़िए, पीछे दौड़िए आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जैसे कि यू वुड बी 45। अब यहाँ पे क्या किए, पूर्व अनुमान लगा रहे हैं कि आप 45 के होंगे। यहाँ पूर्व अनुमान लगा रहे, प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि पूर्व अनुमान कि आप 45 के होंगे। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीड का प्रयोग करते हैं हम लोग। नीड और अब लास्ट दो बचे हुए हैं, या 6 रूल और बचे हुए हैं, उसको देख लीजिए। नीड का प्रयोग तो हम जानते हैं मॉडल्स के लिए होता ही है, लेकिन नीड का जो एक्चुअल मतलब होता है आवश्यकता और जरूरी पड़ना। ये एक वर्ब है। नीड जो है एक मेन वर्ब भी है, क्योंकि इसका हिंदी होता है आवश्यकता पड़ना और जरूरी पड़ना। तो इसका प्रयोग पहला रूल होगा, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। अब देखिए, जब इसका प्रयोग हम लोग आवश्यकता पड़ना और जरूरी पड़ना के लिए अर्थ में करते हैं, तो इसका V1, V2, V3, V4 भी होगा। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स। ये उसका 4-5 फॉर्म है। उसी प्रकार उसका प्रयोग पहला रूल में है मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे कि शी नीड्स योर सपोर्ट, उसे आपके सहारे की जरूरत है। तो यहाँ देखिए नीड्स क्या है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। क्योंकि यदि इसलिए आप लोगों को बहुत बच्चों को लगा सर नीड तो मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ इस क्या है, V5 लगा हुआ है, वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है। यानी जब हम जानते हैं कि नीड जब मॉडल्स है, मॉडल्स क्या अपना रूप बदलेगा, या मान लीजिए क्या नहीं लिखते हैं, क्या कैन अपना रूप बदलेगा, नहीं बदल सकता। इसीलिए नीड जब अपना रूप बदल रहा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, शी does not need your help, उसे आपके सहारे की जरूरत नहीं है, उसे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीड क्या है, डज और डज नॉट के साथ आ रहा है। तो आप लोग को पता होगा, डू हो, डज हो, डिड हो, इसके साथ हमेशा V1 लगता है, वर्ब का पहला रूप। डज के साथ क्या लगा, V1, यानी V1 क्या है, नीड है। सिंपल सी बात है कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल देखिएगा कि नीड का प्रयोग मॉडल्स के रूप में कैसे किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, केवल और केवल याद रखिएगा नेगेटिव में ही होगा या इंटरोगेटिव में होगा। रमन नीड नॉट गो देयर। अब देखिए नीड के साथ क्या या वर्ब बना रहा है ना, इसका मतलब यहाँ ये क्या हो रहा है, मॉडल्स हो रहा है। क्या कह रहा है, रमन को वहां जाने की जरूरत नहीं है। किसी नीड को पहले ले आइए तो वो क्या इंटरोगेटिव हो जाएगा, नीड रमन गो देयर। क्या रमन को वहां जाने की जरूरत है, तो नीड को जैसे ही पहले लाया तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। जब बात आए मॉडल्स का नीड के रूप में, तो हम लोग जानते हैं उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही पॉसिबल है कि वो मॉडल्स के रूप में आ सकता है। रूल नंबर 3, नीड नॉट, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस है प्लस V3।
तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग अनुचित कार्य को बताने के लिए किया जाता है। आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है अनुचित कार्य को बताने के लिए, यानी कि जो काम जो है उचित नहीं हो, जो काम सही नहीं है, उसको बताने के लिए नीड का प्रयोग करते हैं हैव लगाकर। जैसे सी नीड नॉट हैव टू कम टू मधेपुरा, उसे मधेपुरा आने की जरूरत नहीं थी। अब ये देखो पास्ट में चला जाता है, हम बताए थे हैव, जैसे मॉडल के साथ हैव लगता है पास्ट में जाता है, बस मस्ट के साथ जब हैव लगता है तो वो फ्यूचर को बताता है, लेकिन बाद बाकी जितने हैं सबके साथ लगता है तो वो पास्ट में चला जाता है। तो क्या कहता है, सी नीड नॉट हैव टू कम टू मधेपुरा, उसे मधेपुरा आने की जरूरत नहीं थी। उसे तुम्हें यू नीड नॉट हैव बाउट सच कॉस्टली रिंग, तुम्हें इतने महंगे रिंग खरीदने की, इतना महंगा अंगूठी खरीदने की जरूरत नहीं थी। क्या कर रहा है ये, पॉसिबिलिटी कहते हैं, अनुचित कार्य को बता रहा है। ये कार्य उचित नहीं है, इसका मतलब कि ये जो काम ये किया है, जैसे उसे मधेपुरा आने की जरूरत नहीं थी, हो सकता है मधेपुरा आने में उसे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो जरूरत नहीं थी, तो वो क्या बना, अनुचित कार्य को बताने के लिए हम लोग नीड का है नीड नॉट प्लस हैव प्लस विद का प्रयोग करते हैं। नीड आप लोगों का खत्म हो गया। चलिए आप लोग डेयर पढ़ते हैं। डेयर का प्रयोग बहुत करेंगे। चलिए देखिएगा, डेयर का प्रयोग होता है, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना या चुनौती देना। और जब इसका बात हिम्मत करना और चुनौती देना के लिए हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, और जब मेन वर्ब होगा तो इसका रूप भी बदलेगा, डेयर डेयर डेयर्ड डेयरिंग और डेयर्स, ये इसका रूप बदल रहा है। जब बात रूप बदल रहा है तो इसका मतलब वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के रूप में कैसे होगा, आई या यहाँ पे सी डेयर टू गो आउटसाइड एट नाइट। जैसे कि डेयर मतलब हिम्मत करना, सी डेयर टू गो आउटसाइड एट नाइट, वह रात में बाहर जाने की हिम्मत करती है। अब यहाँ देखिए डेयर जो है क्या कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। क्या ये यहाँ पे डेयर नहीं डेयर्स, यहाँ देखिए ये वर्ब अपना रूप बदल रहा है ना, वेरीफाइड यूज कर रहा है ना, जब रूप बदल रहा है तो इसका मतलब वो मेन वर्ब है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू डज डू नॉट डज डू नॉट डेयर टू स्पीक बिफोर योर पेरेंट्स। कहता यू डू नॉट डेयर टू स्पीक, तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है अपने माता पिता के सामने, मतलब तुम अपने माता पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती हो या नहीं करते हो। तो यहाँ देखिए डू या डज के साथ अभी जस्ट मैंने बताया कि V1 का प्रयोग होता है, डेयर आ रहा है ना, यहाँ ये मेन वर्ब है। क्लियर है, पहला रूल आप लोगों का क्लियर होगा। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डेयर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही मॉडल्स के रूप में किया जाता है। यहाँ क्या हुआ कि नीड में पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मिस्टेक से मैंने यहाँ नीड लिख दिया था डेयर के तरह, इसलिए इसको फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सी डेयर नॉट गो देयर, तो वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती है। तो डेयर के साथ क्या आया, नॉट के बाद देखिए V1 आ रहा है, यानी कि डेयर के साथ जैसे ही नॉट आ गया, मतलब सिंपल सी बात है कि डेयर यहाँ मॉडल्स के रूप में आ रहा है और उसके साथ क्या लग रहा है V1, इसका मतलब ये मॉडल्स है। फिर आता है इसी डेयर को जब हम पहले ले आए तो डेयर क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाएगा, डेयर सी गो देयर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाउ के साथ जब डेयर का प्रयोग किया जाता है तो गुस्सा और आश्चर्य को बताने के लिए किया जाता है। देखिएगा, हाउ डेयर यू टू टच मी, लड़कियों में ज्यादा फेमस होता है ये सेंटेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वही बात है कि हाउ के साथ क्या आया, डेयर आया, डेयर जैसे ही आया यहाँ पे गुस्सा को बताया। फिर उसी तरह हाउ के साथ डेयर जैसे ही लगाते हैं, हाउ डेयर शी रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट मी, वो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ क्वेश्चन करने की। इसका मतलब क्या किया, यहाँ आश्चर्य हो गया। आश्चर्य की कोई आपको पता है कि वो लड़की या कोई, क्योंकि यहाँ सी का यूज कर रहे हैं, कोई लड़की है जो आप क्वेश्चन नहीं कर सकती,
लेकिन वो क्वेश्चन उठाने लगी, मतलब मेरे खिलाफ क्वेश्चन उठाने लगी, तब वहाँ आंसर होगा। तो तब वहाँ पे हम कहेंगे हाउ डेयर शी रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ क्वेश्चन कैसे कर सकती। पूरा मॉडल्स खत्म हो गया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के जो मैंने आप लोगों को शूट आउट टू और क्या कहते हैं मस्ट मैंने पढ़ाया, तो उसमें लगभग 16 रूल थे, जिसको मैंने 4 या 5 रूल में खत्म किया। मतलब एक तरह से कह सकते हो आप लोग कि मैंने आप लोगों को बहुत कम ही रूल में पूरा मॉडल्स पढ़ा दिया, क्योंकि उसमें सब रूल्स को मैंने मर्ज किया हुआ है ताकि आप लोगों का एक भी रूल छूटे नहीं और सारा का सारा पढ़ भी लें और कम समय में आप लोगों का हो सके। तो आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि मॉडल्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके जाइएगा, और कमेंट आप लोग कीजिएगा तो सेंटेंस में कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने क्या कहते हैं जो आपके रिलेटिव्स होंगे उनको ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा, ताकि वो भी जिनका मॉडल्स अच्छा नहीं है, मॉडल्स पढ़ना अच्छे से चाहते हैं, वो भी अच्छे से इसका पढ़ सकें। थैंक यू।